बहुत बहुत धन्यवाद उदय नारायण चौधरी जी। सम्मानित मंच और दोस्तों, जानबूझ के मित्रों नहीं कह रहा हूं। मैं आभारी हूं उदय जी का कि इन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मैं उनका इस बात के लिए भी आभारी हूं कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर और अभी सार्वजनिक तौर पर यह भी ऑफर हमको दिया कि हम बैठकर ही अपनी बात रखें। लेकिन मैं उदय जी को और आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार का 7 बजट हमने पेश किया है और जो लोग आज ये कह रहे हैं जरा सुनिए गंभीरता से। जो लोग जरा शांति बनाए रखिए। वो अभी आ ही रहे हैं लोग, लगता है। हाँ हाँ, स्वागत है, आप लोग आ गए, हम देख लिए, ठीक है। अभी आप लोग आए हैं थोड़ा देर से। ठीक 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 है, धन्यवाद धन्यवाद। बैठ जाइए आप लोग, जिनको जहां जगह मिले। अब हम लोगों के गार्जियन बोल रहे हैं अभी। तो उदय जी ने कहा बैठकर मैं अपनी बात रखूं। आज कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इस देश में कि 80 साल की उम्र में मैं नौकरी की तलाश में हूं। तो मैं ये उदय जी को और आप सबको बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 80 साल की उम्र में मैं नौकरी की तलाश में हूं, उनकी तरह कभी भी बैठकर मैंने बजट पेश नहीं किया है। बराबर खड़े होकर ही अपनी बात को रखा है और आज भी खड़े होकर ही आपसे मुखातिब हूं। लोग भूल जाते हैं इस बात को, जो दिल्ली के कार्यक्रम में भी मैंने रखा था, कि इस प्रदेश में तो 80 साल की उम्र में लोग जवान होते हैं, 80 साल की उम्र में तलवार उठाते हैं विदेशी शासन के खिलाफ, और समाज की लड़ाई और देश की लड़ाई लड़ने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। तो इसलिए मित्रों, दोस्तों, मुझे इस बात का अंदाज नहीं था जब उदय जी ने मुझसे कहा कि आप हमारे इस कार्यक्रम में, वंचित वर्ग के इस कार्यक्रम में आइए, तो स्थिति इतनी भयानक है, इसका सचमुच में मुझे अंदाज नहीं था। ये जो विषय है रिजर्वेशन का और रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन का, उसके बारे में जैसा कि आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा, मेरा बुनियादी ज्ञान थोड़ा कम है, तो इसलिए चित्र इतना भयानक है, ये मेरी जानकारी में नहीं था। यहाँ जब मैं आया और मैंने देखा कि आपकी जो मांग पत्र है, उसमें जो मांगे रखी हुई हैं, और आप लोगों ने, खास करके आपने उदय जी जो बातें यहाँ रखी, उससे अंदाज हुआ कि हमने जो संवैधानिक व्यवस्था इस देश में है, उसका हमने माखौल उड़ाया है, हमने उसका मजाक उड़ाया है। और जिस गंभीरता के साथ इन प्रावधानों को लागू करना चाहिए था, उस गंभीरता का सर्वथा अभाव रहा है। हमारे लिए, मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि वंचित वर्ग जो हमारे समाज में है,
उसका उत्थान, उसकी तरक्की, उसका सम्मान हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। हमारे लिए वो एक नेशनल कमिटमेंट है और जो एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है, वह राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। इसलिए कोई तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए हम सब ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग सब चाहते हैं कि वंचित वर्ग का जो संवैधानिक अधिकार है, वह अधिकार वंचित वर्ग को मिले। और उसके लिए अगर उदय नारायण चौधरी और उनके सब साथी आगे आए हैं, तो आज के दिन हमें उनको सल्यूट करना चाहिए, हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए, हमें उनको साधुवाद देना चाहिए कि वो आगे आए हैं और इन मुद्दों को उठा रहे हैं। दोस्तों, जब ये बताया गया कि जो छात्रवृत्ति थी उसकी जगह पर अब क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, यानी कि लोन दिया जा रहा है, सरकारी छात्रवृत्ति समाप्त करके अगर वंचित वर्ग के लोगों को ऋण दिया जा रहा है कि तुम पढ़ाई लिखाई करो और पढ़ लिख कर उस ऋण को वापस करना, क्योंकि ऋण का मतलब ही होता है वापस करना, तो ये एक अजीब सी बात है। सरकार के बजट में प्रावधान होता है वंचित वर्गों को छात्रवृत्ति देने का। क्या हुआ उसका? क्यों समाप्त हुआ? किस परिस्थिति में समाप्त हुआ? किन लोगों ने समाप्त किया? और उसके बदले आप ऋण दीजिएगा, उसका आप लोन दीजिएगा कि तुम पढ़ लिख लो, उसके बाद हमारा लोन वापस कर देना। अभी खुद उदय जी कह रहे थे यहीं पर कि वो स्वयं पढ़े उसी छात्रवृत्ति के आधार पर। अगर वो छात्रवृत्ति नहीं मिली होती तो शायद वो उतनी पढ़ाई नहीं कर पाते जितना उन्होंने किया। तो वंचित वर्ग जो है उसको और वंचित किया जा रहा है छात्रवृत्ति समाप्त करके। क्या ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं? कतई नहीं। 1993 से जो प्रावधान था आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन के लिए, उसको आज लागू करके कुछ लोग उसका क्रेडिट ले रहे हैं। 24 साल के बाद 1993 और 2017 इतने दिनों तक क्यों नहीं लागू हुआ? ये जो बैकलॉग है, ये बैकलॉग क्यों और कैसे पैदा हुआ? क्यों उसे पैदा होने दिया गया? ये आउटसोर्सिंग का पूरा सिलसिला क्यों शुरू हुआ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो स्थायी चरित्र है जिस काम का, उसको आउटसोर्स नहीं किया जाएगा। जो अल्पकालीन और टेम्पररी है उसी काम को आउटसोर्स किया जाएगा। उसका भी हम धड़ल्ले से मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत सारी इस मांग में ऐसी चीजें हैं जिसको तत्काल लागू किया जा सकता है, केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और वह इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? क्यों आज सरकार और प्रशासन में उस इच्छा शक्ति की कमी है? चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वह प्रदेश की सरकार। इस मांग पत्र में कुछ ऐसी मांगे भी हैं जिसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। तो कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? अभी यहाँ के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो, इसके हक में है वो, तो वो यहां विधानसभा से कानून पारित कराएं। खाली जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। अगर वो गंभीर हैं तो विधानसभा से कानून पारित कराकर भारत सरकार को भेजें, और तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि बिहार सरकार और भारत सरकार इसके लिए गंभीर है या नहीं है। जहां जहां कानून में परिवर्तन करना है उस कानून में परिवर्तन हो, जहां जहां संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है वहां संविधान में परिवर्तन किया जाए। लेकिन 70 सालों की आजादी के बाद अगर वंचित वर्ग आज भी इंसाफ की दुहाई मांग रहा है, आज अपनी आवाज उठा रहा है और कह रहा है मुझे न्याय दो, तो ये हम सब के लिए, समस्त समाज के लिए शर्म का विषय है कि आज उसको बाध्य किया जा रहा है कि वो न्याय और इंसाफ मांगे। हमने कहा ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता है। मैंने हाल में जब आर्थिक विकास का मुद्दा उठाया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमारा आर्थिक विकास दर 2% नीचे चला गया कई कारणों के चलते, तो इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अर्थव्यवस्था के नीचे गिरने से 1% अर्थव्यवस्था अगर नीचे गिरती है तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 2% अगर अर्थव्यवस्था गिरी है तो 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह नुकसान किसका हुआ है? यह नुकसान उन लोगों का हुआ है जो मुंबई में 500 करोड़ रुपए का घर बनाकर रहते हैं, या ये नुकसान उन लोगों का हुआ है जो समाज के मार्जिन पर हैं, किनारे खड़े हैं, अंत में खड़े हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो प्रतिदिन भोजन करने में 2200 कैलोरी का भोजन करते हैं तो उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं, और जो 2200 कैलोरी से नीचे भोजन करते हैं उनको हम गरीबी रेखा के नीचे मांगते हैं। तो ये जो 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज के दिन 2200 कैलोरी का भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए। उसका आंकड़ा कभी पेश नहीं होता है। सरकार कभी नहीं कहती है कि गरीबी रेखा के नीचे अर्थव्यवस्था में गिरावट आने के चलते इतने लाख या इतने करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। लेकिन जो जानकार लोग हैं उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि असर जब पड़ता है गिरती अर्थव्यवस्था का, वो पड़ता है उन लोगों पर जो उस पायदान पर खड़े हैं जहां से नीचे फिसलने का मतलब होता है गरीबी रेखा के नीचे आना। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें वो सारे उपाय करने चाहिए कि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी का मतलब होता है सबसे ज्यादा गरीब का नुकसान। ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, कागजी बात नहीं है, ये सच्चाई में हम रोज अनुभव करते हैं। यहां बात आई, कर्पूरी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साथ मैं प्रधान सचिव था उनका। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता के साथ काम करने का मौका मिला। और आप जानते हैं इस बात को कि कर्पूरी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ही ओबीसी का रिजर्वेशन यहां बिहार में लागू किया गया था।
और उसमें भी ओबीसी में अति पिछड़ों का अलग से प्रावधान किया गया था, जिसके बारे में आज इतने वर्षों के बाद भारत सरकार सोच रही है। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग कर्पूरी जी के साथ, सिर्फ वो और हम थे, और बात हो रही थी रिजर्वेशन की। कर्पूरी जी ने, उदय जी हमसे एक बात कही जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूं। उन्होंने कहा, आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ जाना, सरकारी नौकरी मिल जाना, इससे क्या आप जसवंत वो समझते हैं कि समाज में सम्मान मिल जाता है? जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको इसी से सम्मान प्राप्त हो जाता है क्या? नहीं होता है। उन्होंने अपना उदाहरण दिया, पढ़ने में तेज थे, मैट्रिक की परीक्षा हुई, मैट्रिक की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन में पास हुए। उनके पिताजी नाई का काम करते थे गांव में, तो वो उनको लेकर गए गांव के समृद्ध वर्ग के पास, ये कहने के लिए कि सरकार, ये हमारा बेटा है, मैट्रिक की परीक्षा इसने फर्स्ट डिवीजन में पास की है। उस समृद्ध वर्ग के जो लोग थे उस गांव में, उन्होंने कहा, अच्छा फर्स्ट डिवीजन में पास किया है, बहुत अच्छा है। और फिर अपनी टांग को टेबल पर रखा और कहा, फर्स्ट डिवीजन में पास किया है, अब हमारा पैर दबाओ, पैर दबाओ, तुम इसी के काबिल हो, तुम फर्स्ट डिवीजन में पास हो या कुछ भी बन जाओ, हमारे पांव के नीचे ही रहोगे। यह है हमारा समाज, उस समय भी था, आज भी है। यही है समाज। हमारे समाज के मन में कूड़ा भरा हुआ है, और इसीलिए यह सिर्फ एक आर्थिक प्रश्न नहीं है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, हम पढ़ लिख जाएं, कुछ संपन्न हो जाएं, उससे सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान तभी मिलेगा जब हमारे मानसिकता में परिवर्तन होगा, जब हम वंचित वर्ग को वो इज्जत देंगे जो उनका संवैधानिक सामाजिक अधिकार है। और इसके लिए मानसिकता में चेंज आना बहुत जरूरी है। उदय जी ने कहा, बहुत लोग इसका विरोध करते हैं यहां भी। जब बातें आई तो बहुत लोग विरोध में खड़े हुए। बहुत आसान है विरोध कर देना, लेकिन विरोध वैसे ही लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि पुरानी जो सामाजिक व्यवस्था है, रूढ़िवादी व्यवस्था है, उसी को आगे भी चलाया जाए। वो परिवर्तन के पक्ष में नहीं है, और परिवर्तन होना आवश्यक है, परिवर्तन होकर रहेगा। ये जो क्रांति, बिहार की भूमि जो क्रांति की भूमि है, जिसकी ओर सब लोगों ने इशारा किया, इस भूमि से आज वो क्रांति की आवाज उदय बाबू उनके साथी उठा रहे हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें उनको सफलता मिलेगी। पूरे देश में ये आवाज बिहार से जाएगी, पूरे देश में। और मैं तो यहां तक बात कहूंगा कि उदय जी, आप अपने को यहीं तक मत सीमित रखिए, आप पूरे देश में नेतृत्व संभालिए वंचित वर्गों का, आगे बढ़िए। लोग आपके साथ पीछे आने को तैयार हैं, लेकिन इस पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए कि हम इस पर समझौता नहीं करेंगे। हम जो हमारा हक है उसको लेकर रहेंगे। और जो कहावत है कि याचना करने से हक नहीं मिलेगा, हक को कभी कभी छीन कर लेना पड़ता है, तो उसको छीन कर लेने के लिए हम तैयार हैं। और इसीलिए
ये जो आज का सम्मेलन हो रहा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। इतिहास का एक क्रम आज एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से शुरू हो रहा है। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। कॉन्क्रीट टर्म्स में आपके पास प्रोफेसर सिन्हा बैठे हैं, आप कुछ और बुद्धिजीवियों को इकट्ठा कीजिए, 4-5 लोग मिलकर, उदय जी, जितने ये मुद्दे हैं ना, जितने मुद्दे हैं, उस पर आप वंचित वर्ग मोर्चा की तरफ से एक वाइट पेपर तैयार कीजिए। छोड़िए सरकार की बात, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो। वंचित वर्ग मोर्चा एक वाइट पेपर तैयार करे, पूरी तरह से रिसर्च करके कि आज इन सब बातों में हम कहां खड़े हैं, इन सब मांगों को लेकर क्या बैकलॉग है। नौकरियों में जो मिलना चाहिए आरक्षण, उसमें क्या बैकलॉग, कितने लाख का बैकलॉग है, कहां कहां आउटसोर्सिंग हो रहा है, कितने छात्रों को अब छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया। इन सब बातों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके, संकलित करके बिहार की जनता के सामने और देश की जनता के सामने रखा जाए। और आज मैं इस मंच से यह मांग करना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं कि अब एक समय आ गया है, पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, इसके लिए मंडल कमीशन 77 में बना था। मुझे याद है कर्पूरी जी भी उसके सदस्य थे और हम लोग जाते थे मीटिंग में दिल्ली। 77 से बहुत अरसा बीत चुका है, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए चाहे वो अनुसूचित जात के लोग हों, चाहे अनुसूचित जनजात के लोग हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, इन सब लोगों की रिजर्वेशन के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर आज क्या स्थिति है, आज कौन कौन सी समस्याएं हैं, आने वाले दिनों में उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इस पर आज के दिन एक आयोग, नया आयोग बनाने की आवश्यकता है। और इसलिए हम मांग करते हैं इस मंच से कि भारत सरकार उस आयोग का निर्माण करे जो कि इन सब विषयों पर अध्ययन करके देश के सामने सच्चाई रखने का काम करेगी। और उसके बाद उस सच्चाई के आधार पर हम तय करें कि आगे हमें कौन कौन से कदम उठाने हैं। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि रिजर्वेशन 50% तक सीमित रहेगा। तमिलनाडु में लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तमिलनाडु में पहले से उससे ज़्यादा रिजर्वेशन था। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि वंचित वर्गों की संख्या समाज में 50% से कहीं ज़्यादा है। तो 50% का क्या तुक है भाई? 45% क्यों नहीं, 55% क्यों नहीं, 60% क्यों नहीं? इस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता आज के दिन है। और इसीलिए इन सारे विषयों पर विचार करने के लिए, सुविचारित ढंग से अपनी बात रखने के लिए हम सब मांग करें भारत सरकार से कि एक नया आयोग बने वंचित वर्गों के लिए, जो इन सब मुद्दों पर विचार करे और जल्दी से जल्दी अपनी अनुशंसा देश के सामने रखे ताकि उस पर आगे हम लोग कार्रवाई कर सकें। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अब हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप टालते जाइए और हम मानते जाएंगे। अगर हमें सम्मान नहीं मिला, अगर हमें वो हक नहीं मिला जो संविधान में हमें दिया गया है, तो उदय बाबू हॉल से फिर बाहर निकलना पड़ेगा। ये हॉल मीटिंग आज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें धरातल पर उतरना पड़ेगा
और जो भी आंदोलन करना है वो आंदोलन हमें करना होगा। मैं आज के दिन केवल इतना आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इस लड़ाई में मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। और आप जब भी कहेंगे, जहां भी कहेंगे वंचित वर्ग मोर्चा की तरफ से, मैं उस लड़ाई में शामिल होने के लिए आपके साथ हूं। बहुत लोग समझते हैं ना हमारे बारे में कि तो आईएएस अफसर रहे थे कभी, लेकिन सन 2014 में एक पिछड़ों का गांव था, गरीबों का गांव था हजारीबाग में। मैं बहुत हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर रहा था, इस गांव में बिजली पहुंचा दो। बिजली विभाग से निवेदन कर करके थक गया, गांव में बिजली नहीं गई। 17 दिन मैं हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहा था, 17 दिन, और कहा था बेल पर नहीं छूटूंगा। गांव में जब बिजली पहुंचेगी और कोर्ट हमें छोड़ देगा तभी हम जेल से निकलेंगे। श्रद्धेय अडवाणी जी आए, जेल में आकर हमसे मिले, उन्होंने बातचीत की। 17 दिनों के बाद जो 2-3 साल से गांव में बिजली नहीं जा रही थी, 17 दिनों के भीतर बिजली उस गांव में पहुंच गई और जेल से छूटकर हम लोग सीधे उस गांव में गए। वंचितों का गांव था, गरीबों का गांव था, और वहां जाकर स्विच ऑन किया बिजली के लिए। तो आईएएस की पृष्ठभूमि मैं भूल चुका हूं, संघर्ष की पृष्ठभूमि केवल याद है मुझे, और मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। बहुत सारी बातें हैं जिस पर फिर कभी बैठेंगे तो विचार करेंगे हम लोग। अर्थव्यवस्था की बातें हैं, किस रास्ते चलेंगे उसकी बातें हैं, किस रास्ते नहीं चलेंगे उसकी बातें हैं। लेकिन मैं एक ही बात अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि अर्थनीति जो है, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो अपने आप में मात्र एक साधन है, साध्य नहीं है। वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, वो रास्ता है। और वो रास्ता किस तरफ हमें ले जाएगा? अगर हम सही नीति पर चलेंगे तो देश के समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका फायदा होगा। अगर हम सही नीति पर नहीं चलेंगे तो फिर जो टॉप पर कुछ लोग हैं उन्हीं का फायदा होगा और बाकी समाज नेग्लेक्टेड होगा। ये लड़ाई हमें लड़नी है और मैं पूरी तरह से आपके साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हूं। यही मैं कहना चाहता था। आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय पिछड़ा मोर्चा।